गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एनके क्लासेस। मैं बहुत ही दिन के बाद क्लास बना रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। कोल्ड एंड फीवर की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। अभी भी मुझे बड़ा कोल्ड और फीवर है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि सिलेबस पीछे रह रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे मैं थोड़े मिनट के लिए ही वीडियोस बनाऊंगा, पर अब मैं फिर से डेली वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए। अगर एक भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो आपका उसमें बहुत बड़ा लॉस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चाहे थोड़ा सा इंट्रो ही दे दूंगा किसी नए टॉपिक की। आपको पता है कि लास्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तक कर लिया था। मींस मैक्सिमम पोर्शन है जो एनसीईआरटी क्लास 11th वाला, एनसीईआरटी क्लास 11th वाला वो मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ टॉपिक 12th के बचते हैं और कुछ टॉपिक हमारे बीकॉम के बचते हैं। वो मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही करवाने की कि जनवरी में ही आपका सिलेबस अकाउंटेंसी का पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आएँ कि आपको जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो ब्रशअप हो जाएं, और जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने जाओ तो आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन दिखें, आपको ऐसा ना लगे कि हमने ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं देखा। तो आज का टॉपिक है हमारा, डैट इज़ अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आप इस टॉपिक को थोड़ा गहराई में लेके जाऊंगा। मैं आपको ये टॉपिक इस तरीके का नहीं करवाऊंगा कि बाहर बाहर से करवा दिया, क्योंकि ये टॉपिक के क्वेश्चन 101% कह रहा हूँ आपको आना ही आना है। ठीक है, और इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन ट्रिकी होंगे। वो क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे कि आप सीधे जाओगे लगा दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि सीधे जाओ लगा दो, ऐसा हो सकता है कि इतना ही इजी आ जाए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्टली टिक करो, ख़त्म हो जाए क्वेश्चन। बट समहाउ क्वेश्चन टफ आ सकता है, तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम टफ को लेके चलें, हम इजी को लेके नहीं चले। अभी सबसे पहली बात है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, बैंक रिकॉन्सल का मतलब पता है क्या होता है? रिकॉन्सल, देखो यार, मैं रिकॉन्सिलेशन समझाने से पहले ना आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो समझाना मुझे बड़ी ज़रूरी है। देखो होता क्या है, हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस के सारे लेन देन किस में होते हैं? अब कुछ तो बोलेंगे सर कैश में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो कैश में ही डील करते हैं। बट यार बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए क्या होगा, जो बिगर ट्रांजेक्शन उनके लिए होंगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं किसकी? बैंक की। आपको आज की डेट में सबको पता होगा, आप सब समझदार पढ़े लिखे हो, कि हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे आप एक स्ट्रीट वेंडर के पास चले जाओ, चाहे एक मॉल में चले जाओ, ठीक है, इसके बीच में आती है ना सारी शॉप्स, हर एक जगह पे क्यूआर कोड लगे हुए हैं स्कैन करने के लिए कि स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। अब मुझे बताओ, ये क्यूआर कोड जनरेट किसने किया? इसकी इंटरफेरेंस किसने हमें बोलने की इजाज़त दे दी? किसी ने तो दी होगी। तो वो हमें इजाज़त दी बैंक ने। उसने बोला कि बिजनेसमैन, तुझे पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ बैंक चार्जेस देगा हर महीने बेसिस पे, और ईयरली बेसिस और मंथली बेसिस। मैं जितनी भी तेरी ट्रांजैक्शन होंगी वे सारी की सारी अपने रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, पूरी लेजर्स बनाऊँगा जो तुझे चाहिए होंगी। बट बिजनेसमैन कहता है कि हाँ ये तो बना रहा है, उसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है उसने एक नोटबुक लगाई होती है, वो भी लिख देता है क्यूआर कोड स्कैन पेमेंट 130, कि हम क्या करें, इन दोनों में कंपैरिजन कर सके, कंपैरिजन थोड़ी सुलह कर सके। अभी एक रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह करना, रिकॉन्सल, कि देखते हैं कि बैंक में और जो हमारा बिजनेस है इन दोनों की सुलह है, जो हमने कैश रजिस्टर मेंटेन किए हैं, उसको देखने के लिए हमारे पास बनती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स। अभी आपको पता लगेगा कि बड़े ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम शो होना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी पासबुक का बैलेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत सारी वजह होती हैं। अभी ये बनाएगा कौन? सबसे पहले बोलेगा सर ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएगा कौन? ये भाई अकाउंट होल्डर बनाएगा, और कौन बनाएगा?
अगर मेरा अकाउंट है मैसर्स नीरज के नाम का, तो भाई नीरज ही बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। दैट मीन्स बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन पर्टिकुलर डेट। डेट कोई भी हो सकती है भाई, साल में किसी भी दिन भी हो सकता है। और क्यों बना रहा है वो? टू रिकॉन्सिल द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। वो बोलता है कि कैश बुक में हमारे पास कितना बैलेंस है और पासबुक में हमारे पास कितना बैलेंस है, इन दोनों को रिकॉन्सिल करने के लिए हमारे पास बनती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वो डिफरेंसेस जो आते हैं इन दोनों में, कि फॉर एग्जांपल जो कैश बुक का बैलेंस है वो 15,000 शो हो रहा है और पासबुक का बैलेंस 25,000 शो हो रहा है, हमें यही पता करना होता है, रिकॉन्सिल करना है कि भाई 10,000 किसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। और वो जो 10,000 डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगी। तो अब हम देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सबसे पहले तो हम देखेंगे रीजंस। सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई रीज़न क्या है। बताओ मुझे कि अगर उसके अंदर 10,000 था, उसके अंदर 15,000 कैसे हो गया? ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि उसमें 10,000 शो किया, इसमें 15,000 कर दिया। ऐसा होता है। अब मैं बताऊंगा पहला तरीका ऐसा होने का, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज। पहला जो डिफरेंसेस आता है वो ड्यू टू टाइमिंग इन एंटरिंग द ट्रांजेक्शन। देखो फॉर एग्जांपल एक चेक इशू किया गया, ठीक है, एक चेक इशू कर दिया गया, कहाँ से? बिजनेस से। जैसे ही चेक इशू कर दिया तो हमारा जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो सीधे कट जाएगा, मींस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसी समय, ठीक है। बट अभी हमें इतना नहीं पता कि वो चेक बैंक से कब पेड हुआ। अभी हमने चेक काट के दिया एक पर्सन को, ठीक है जी, एक पर्सन को काट के दिया, ध्यान से सुनना, 15 अप्रैल को। इस पर्सन को भूल गया, इसने ये चेक बैंक में लगाया 5 मई को। अगर मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई किस तारीख को? 30 अप्रैल को। तो मुझे अब बताओ डिफरेंसेस आएंगे कि नहीं आएंगे? एग्जैक्टली आएंगे, क्योंकि आपका जो बैंक वाला अकाउंट है वो अप शो कर रहा होगा और आपका कैश बुक कम शो कर रहा होगा, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ टाइम अभी वो ट्रांजैक्शन आपने समझा था कि हो चुकी है, बट वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुई है। सबसे पहला डिफरेंस ये रहेगा, ठीक है जी। आई थिंक समझ आ रहा होगा। सेकेंड टाइम पे आती है भाई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर। देखो बैंक ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, पर जो अकाउंट होल्डर है उसने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। तो जब नहीं की तो डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके होंगे, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है जी। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आई थिंक सो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ आती ही रहे हैं आपको, क्योंकि मैं इजीली मैनर में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाला आ रहा है एरर। एरर की वजह से भी क्या होता है समहाउ, कि जो बैंक पासबुक होती है और कैश बुक होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। मेनली ये 3 टाइप के ही हमारे पास रीजंस रहते हैं। अब डिफरेंस ड्यू टू टाइम कौन कौन से होते हैं? मैंने पढ़ाया ना आपको, ड्यू टू टाइम आएगा, तो हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि कौन कौन से होंगे। पहला होगा चेक इशूड। अभी आप ना थोड़ी लैंग्वेज समझना है इसकी, ठीक है, उससे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया, मींस कैश बुक से निकल गया। अभी बैंक से आपको पता है कि किस, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसके लिए, ठीक है। एक चेक है 20,000 का, आपने इशू किया 29 मार्च को, ठीक है जी।
चेक था 20,000 का, आपने इशू कर दिया, और उस बंदे ने वो चेक लगाया बैंक में जाके 2 अप्रैल को। जब उसने लगाया तो वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा बैंक, वो तो 2 अप्रैल को ही करेगा। अगर आपने 31 मार्च को क्लोजिंग करते समय BRS बनाई तो आपको डिफरेंसेस अराइज होंगे। अब मींस डिफरेंस, अभी BRS तो बनाओगे ना जब डिफरेंस का पता चलेगा। BRS तभी बनानी होती है जब हम डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे पता चला, आपको सबको पता है, सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, स्टेटमेंट निकाल के आते हैं बैंक की, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बैंक स्टेटमेंट दिखा रही है 1,90,000, कैश बुक आपकी बता रही है 1,70,000। अब ये डिफरेंसेस कैसे आया? जो 20,000 का चेक था उस बंदे ने मार्च में लगाया ही नहीं। जब उसने नहीं लगाया मीन्स कि बैंक ने उसको प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, क्योंकि बंदा चेक लेके आएगा ही नहीं। जब चेक लेके नहीं आया, उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो हमारी कैश बुक शो कर रही है 1,70, हमारा बैंक बैलेंस कर रहा है 1,90। तो अब हम इस डिफरेंस को इक्वल कर देंगे कि अभी भी हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, अभी भी बंदा पैसे लेके नहीं गया है। ठीक है, आपको ये वाला एरर समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अभी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। आपने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, एग्जाम्पल 10,000 रुपया डिपॉजिट का चेक डिपॉजिट करा बैंक में, बट उसकी क्लियरेंस नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आपने तो कैश बुक में उसी समय ऐड कर दिया, बट पासबुक में उधर ऐड नहीं हुआ होगा, तो हमारी जो कैश बुक होगी वो बैलेंस ज़्यादा शो कर रही होगी, तो जो हमारा पासबुक होगा वो बैलेंस कम शो हो रहा होगा। इन दोनों को मेंटेन करने के लिए बन जाएगी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेता है बैंक पर हमारा जो अकाउंट होल्डर नहीं करता रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट कलेक्ट किया, जैसे बैंक चार्जेस काटे बैंक ने, तो मुझे बताओ ये अकाउंट होल्डर कहाँ रिकॉर्ड करता है? नहीं करता है ना। तो ये जो हमारा बैंक का ट्रांजैक्शन होगा उसमें ये चीज़ें अप डाउन शो कर रही होंगी हमें। अब मैं आगे और बताता हूँ, डिविडेंड कलेक्ट किया आप, क्योंकि बैंक क्या करता है, आपके कहने पे सारे काम करता है, तो वो आपके कहने पे सारे काम कर रहा है अभी। ठीक है, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा बैंक में जमा करवा दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट, तो आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक अभी भी कम है। ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल, आपने बैंक से एक बिल डिस्काउंटेड होता है, उसका मतलब क्या होता है कि किसी ने आपको बिल दिया, तो बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करेगा, तो बिल के पैसे आपको एडवांस में दे देगा, और जब बिल ड्यू होता है तो बैंक उस पार्टी के पास जाएगा पैसे लेने, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो आपके अकाउंट से फिर से काट लेगा वो। दैट इज कॉल्ड एज द डिसऑनर ऑफ द बिल, कि बंदे ने ऑनर नहीं किया, डिसऑनर कर दिया। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, बिल कलेक्ट किया बैंक ने ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर ने बोला था, बैंक को बोला था अकाउंट होल्डर ने कि इस बंदे से मेरे पैसे ले लेना। जब उसने उससे पैसे लिए तो आपको तो पता नहीं होगा, ठीक है, और उसने पैसे ले लिए होंगे, तो उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, आमतौर पे उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट चलता है, दैट इज़ अ लास्ट, दैट इज़ अ एरर। अभी एरर कौन कौन से होते हैं भाई? एरर एंड ओमिशंस। एरर एंड ओमिशन का मतलब होता है कि आपने ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दी, करना था 10,000 कर दिया आपने 8,000, करना था 10,000 कर दिया 1,00,000,
ओमिशन का मतलब होता है आपने पूरी पूरी ट्रांजैक्शन को भूल ही के रिकॉर्ड करना, तो उसकी वजह से भी आ सकता है डिफरेंसेस। ये एक कॉमन रीज़न है इसका डिफरेंसेस आने का, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी थी जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की है, जो आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन सीधे के सीधे पुट आउट कर देता है, कहाँ से, थ्योरी से। तो थ्योरी से जब क्वेश्चन आता है तो आपको बड़ा डाउट हो जाएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इसके लिए मैंने आपका जो पार्ट 1 बनाया है वो इसलिए थ्योरी बनाई है कि कोशिश करो पहले इसको अच्छे से पढ़ो, और जो मैं पार्ट 2 है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ऐड माइनस, अभी आपको सबको जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा कि ऐड माइनस क्या होता है, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ऐड माइनस क्या चीज़ है और आपको वो कहाँ पे काम आएगी, आपको उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो मैं आपको सारी कहानी समझाऊंगा कल की वीडियो में। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, और सारी की सारी वीडियोस देखो जिसने नहीं देखी हैं आज तक, क्योंकि ये सारी देखोगे तो आपको फ़ायदा देंगी। अगर आप एक ही वीडियो लेके आ जाते हो, सुनते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियोस देखो, कोशिश किया करो फुल वीडियोस देखो, क्योंकि आपका जितना कंसेप्ट बिल्ड होगा इतने ही आपके एमसीक्यू करेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए गुड बाय। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।